आज हम लोग क्लास 12th की मैट्रिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके पहले हमने रिलेशन फंक्शन कवर कर लिया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कवर हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हम सीबीएसई का उठा रहे हैं, आप अपने स्टेट बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, लगभग सेम रहता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको एक्स्ट्रा अगर है तो देखना पड़ेगा, या आप कमेंट कर सकते हो, हम बता देंगे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। इक्वालिटी एक्चुअल में अलजेब्रा होती है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपस में कनेक्टेड है कि किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है। अगर दो मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं ए बी, कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप दो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप अभी ऐड सब्ट्रैक्शन का देख लो। पहली बात तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर आप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड करा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, इक्वल करा सकते हो। इक्वालिटी का भी यहाँ पे लिखे देना, इक्वालिटी के लिए भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये सभी ऑपरेशन पोजीशन वाइज होते हैं। पोजीशन वाइज का मतलब होता है कि आपको अगर ऐड करना है तो आप पोजीशन वाइज ऐड कर दो, a प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, एच प्लस डी, ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना था तब भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। इक्वल कराना है, अगर आपको इक्वल कराना होता है, इनको इक्वल कराते तब भी पोजीशन वाइज आपको क्या करना पड़ता, इक्वल करा देना। ए ई के इक्वल हो जाता, बी एफ के इक्वल हो जाता, सी जी के इक्वल हो जाता, डी एच के इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये इक्वलिटी थी मैट्रिक्स का। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है देख लेते हैं जरा। अगर हमको इनको मल्टीप्लाई कराना होता है ए बी सी डी, तो पहली बात तो ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है। तो यहाँ पे जो होता है, इसे वेक्टर में पढ़ा था आपने, रिलेशन में ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए से बी गए, बी से सी गए तो आपको ए सी मिलता था, पढ़ा था। वेक्टर में भी यही होता है, ए से बी गए, बी से सी गए तो ए सी का पाथ मिल जाता है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है यार, ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये फाइनल ऑर्डर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। यानी ये रो है, पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को, यानी पहली वाली मैट्रिक्स की कॉलम्स का नंबर दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। एक मैट्रिक्स दे दी 3 क्रॉस 5 की और दूसरी मैट्रिक्स दे दी 5 क्रॉस 2 की, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो B 5 क्रॉस 2 है और A 3 क्रॉस 5 है। देखिए कहाँ पाथ मिल रहा है, तो A से B से C है ही नहीं, तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते। तो ये चीज आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, इसका मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो। बहुत बेसिक है, बहुत डीपली नहीं समझाएंगे। आपको समझना है तो डिटेल लेक्चर पढ़ा है, MCQs भी हमने करा रखे, वो आप जाके देख सकते हो। ऑर्डर वगैरह डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो होता क्या है, ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, तभी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको उठाया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे जाके, तो ए इस पे आएगा, बी इस पे आएगा। इनको विद साइन, जैसा साइन है वैसा मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे माइनस होता तो ए का ई पे जाता तो ये माइनस का ए ई हो जाता, ये इस पे जाता तो ये प्लस प्लस बी जी हो जाता। ये होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम पे जाएगी। मान लिया यहाँ पे दोनों माइनस के हो जाते, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का ए एफ हो जाता और ये बी एच हो जाता। बस समझ में आ रही? इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन, बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपको देखना है किस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। अभी रैंडमली हमने बता दिया कि आपको ये वाला चाहिए, तो सिंपल दो मैट्रिक्स दे दी, हमने कह दिया आपको A22 एलिमेंट बताइए, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा। तो आपके पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओगे नहीं यार, एक नंबर के लिए आपको डायरेक्ट ये निकालना आना चाहिए। कैसे होगा, हमको चाहिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी सेकेंड रो किस पे जाएगी, सेकेंड कॉलम पे, तभी तो हमको मिलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो को उठाया, सेकेंड कॉलम पे पटक दिया जाके, तो माइनस का एफ सी और ये प्लस का डी एच, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, जैसे मान लिया कह दिया A32 चाहिए, तो थर्ड रो जाएगी किस पे, सेकेंड कॉलम पे जाएगी। तो थर्ड रो को उठाया, सेकेंड कॉलम पे रख दिया जाके,
जो पोजीशन वाइज एलिमेंट आएंगे उनका मल्टीप्लाई करा देते हैं विद साइन, जैसा साइन है वैसा मल्टीप्लिकेशन होता है। इक्वालिटी मैट्रिक्स की अलग होती है, डिटर्मिनेंट की अलग होती है। आपका सीबीएसई पेपर में डिटर्मिनेंट का दे रखा है कि डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तब एक्स वाई जेड जो भी अननोन है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमने कह दिया सिंपली ए बी सी, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 5 x y और यहाँ पे हमने लिख दिया 4 5 -3 2। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिंपल यही आंसर है। लेकिन डिटर्मिनेंट का केस अलग हो जाता है, वो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपका इक्वलिटी कवर हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कवर हो गया। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान रखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है। जैसा स्क्वायर फिगर होता है यार, जहाँ पे जो लेंथ और ब्रीथ सेम होती है ना, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल थोड़ी नाम से ही पता चलता है स्क्वायर, यानी रो और कॉलम इक्वल रहते हैं। तो इसको ऑर्डर ऐसे लिखो या सिंपल लिख दो ऑर्डर n। भाई स्क्वायर में साइड सिर्फ एक ही बताई जाती है ना, कि एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड 4 है, ऐसा तो नहीं बताएंगे जिसकी साइड 4 और 4 है, ऐसा थोड़ी नहीं लिखते हैं। तो आप इस स्क्वायर के केस में सिंपल एक नंबर से भी ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अंडरस्टूड होगा कि जितने रो हैं उतनी ही कॉलम होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हिस्सा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0, ठीक है। इन डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करने से a + b + c जो आता है उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही हिस्सा होता है स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होता क्या है कि जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स आप 1 कर दोगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 1, या 3 × 3 की बात करें, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम नंबर सिस्टम वगैरह जो अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं 1 मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसको आप रिड्यूस करके नंबर नहीं दे सकते। डिटर्मिनेंट को में ऑपरेशन लगाओगे और एक्सपेंड कर दोगे तो आपको एक नंबर मिल जाता है, लेकिन मैट्रिक्स एक नई मैट्रिक्स देगा। 1 को भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स में। वहीं पे अभी आप इक्वेशन वगैरह करते होगे तो ax² + bx + c करके कोई इधर दिया होता है, तो ये नल मैट्रिक्स होता है, ये 0 नहीं होता है, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में 0 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैट्रिक्स होती है, 2 × 2 के लिए हो गई, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। लेकिन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाएंगे तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। भले अगर वो 0 है तो उसको नल मैट्रिक्स बताएंगे, 1 है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपका यूनिट मैट्रिक्स का फंडा क्लियर हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स से, डायगोनल मैट्रिक्स से, स्केलर से आई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में आपको डायगोनल एलिमेंट्स ध्यान रखना है, इनका सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज यार सिंपल होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं, बस आप लेक्चर देख लो, आपको रिवाइज होना चाहिए सारी चीजें। यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज में होता क्या है, उसको लिखते हैं, जैसे ए है तो इसका ट्रांसपोज आप लोगे तो उसको a' से लिख देते हैं और a t से लिख देते हैं, इसका मतलब है ट्रांसपोज लिया जा रहा है। यानी ये अभी 2 × 3 थी, 2 रो थी, 3 कॉलम थी, तो इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी रो को हमने कॉलम बना दिया है, या उल्टा कह सकते हो कॉलम को हमने रो बना दिया है। तो अब ये हो गई 3 × 2, ठीक है। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते, तभी उसी चीज को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत छोटी है, और क्वेश्चंस के वेरिएशन हमने एक्सप्लेन किए। उन सभी फॉर्मूलों पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट रखे हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एबव GHF रख दिया हमने और बिलो सेम एलिमेंट होते हैं, यानी ये जो डायगोनल होती है आपकी, ये मिरर इमेज का वर्क करती है, ये एज अ मिरर काम करती है। आप देखिए इसके ऊपर नीचे ऐसा लगेगा एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो और आपको कोई फर्क ना मिले वही मैट्रिक्स मिल जाए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है कि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। बाकी अदर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ G है तो यहाँ प्लस का G आएगा, यहाँ -H है तो यहाँ प्लस का H आएगा, यहाँ F है तो यहाँ -F आएगा। साइन किधर भी होगा, मतलब क्वांटिटी वाइज सेम होंगे, बस साइन अपोजिट होगा, एक साइड प्लस है तो दूसरी साइड माइनस होगा, इतना डिफरेंस रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जब आप ट्रांसपोज लोगे तो माइनस आता है। आपको ये याद इसलिए रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। सपोज दैट ऐसे कह दिया हमने, आप एक क्वेश्चन याद आ गया है कि एक जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तब पूछेगा आपको बताना है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तब आपको बताना क्या है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी क्या होगी, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये आपको मतलब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो किसी भी सिचुएशन के लिए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज। अगर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक है, अगर माइनस आ रहा तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का चेक करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अगर यही एग्जैक्ट आ जाएगी तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ए कैसी दे रखी थी, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए का ट्रांसपोज क्या है, -a के इक्वल, ये गिवन है आपको। सिमेट्रिक भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ट्रांसपोज की इसलिए कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैंने सारी 8, 10, 11, 12 लगभग एक वीडियो में कवर कर रखी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, सारी मैंने कवर कर रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, जब आप ट्रांसपोज लेते हो ना ऑर्डर उल्टा हो जाता है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन में जब आप ट्रांसपोज खोलोगे तो ऑर्डर यहाँ पे भी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इस पे आएगा बी ट्रांसपोज, फिर इस पे आएगा ए ट्रांसपोज, फिर इस पे आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ABC अगर ट्रांसपोज में है तो ये C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज, तो B के बारे में तो कुछ बताया नहीं रखा, तो B ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा, ये हमें पता है -a के इक्वल है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू B हो जाएगी। किसी का ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वही सिचुएशन आ जाती है, तो ये देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, B ट्रांसपोज A इंटू बी। देखिए ये माइनस के इक्वल है, यानी ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं, ये आता है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। प्लस वाला आपको पता है P से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस वाला Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिमेट्रिक होता है क्योंकि इसमें माइनस नहीं आता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है क्योंकि इसमें माइनस आता है। याद रखने का तरीका है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हो तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब है अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देते तो ये वैल्यू हो जाती 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 4 में 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे 12 में। तो ये 3 टाइप के जैसे ऑपरेशन रो के लिए थे, वहीं आर की जगह सी हो जाएगा, ये कॉलम के लिए होते हैं। देखिए वैसे भी अगर आपने पढ़ा नहीं है रो कॉलम ऑपरेशन तो सजेस्ट यही करेंगे क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और डिटर्मिनेंट में अगर आपका जो प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना दे रखा है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो एलिमेंट्री इनवर्स निकालने से बच जाएंगे हम, छोड़ देंगे। हो सकता है डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो यही इसी टाइप के ऑपरेशंस लगते हैं वहां भी। 2 मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, आपको ध्यान रखना है 0 कब हो सकता है। या तो कोई एक 0 हो जाए, या तो A नल मैट्रिक्स होगी, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, या B नल मैट्रिक्स होती है आपकी। कोई एक नल मैट्रिक्स हो तब भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन ना हो तो ये भी हो सकता है कोई 0 ना हो तभी भी
ऐसा होता है ना, मल्टीप्लाई कराते हैं तो एलिमेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसका पहली रो पहली कॉलम पे जाएगी तो हो सकता है मल्टीप्लाई कराने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ जाए। तो उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है a इंटू 8 0 नहीं था और b भी आपका नल मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन a भी 0 हो सकता था, a भी जो आएगा वो नल मैट्रिक्स हो सकता था। बात समझ में आ रही है? तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो सिचुएशन क्या हो सकती थी, a नल मैट्रिक्स हो या b नल मैट्रिक्स हो या कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ सकता है। नोट करना चाहो कर लो, बाकी रिवीजन के लिए आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या चीजें मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट।